हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं आपके है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी या कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता है, उसकी जो अनुप्रयोग है अपन उसके लिए आज का अपना वीडियो है उसमें बात करेंगे। देखिए अपन बात करें चुंबकीय सुग्राहिता है उसके द्वारा है अपन किन किन का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने देखो यहाँ पर कुछ आपके कुछ नाम लिखे जिसमें देखिए बताया गया है कि इनकी जो व्याख्या है अपने किसके आधार पर की जा सकती है, चुंबकीय सुग्राहिता के आधार पर। जिसमें पहले दे रखा है अणुओं की संख्या की पुष्टि करना कि भी कोई अणु है उसमें अपन बात करें अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब उसकी चुंबकीय सुग्राहिता का जो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि अणु एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके द्वारा क्या किया जाता है उसकी जो है पुष्टि की जाती है। दूसरा, अणु और आयन में आए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना कि भी इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर चुंबकीय सुग्राहिता से रिलेटेड जो आपके समीकरण आए हैं उन्हीं को यूज करके क्या बताया गया है, इनमें किसी अणु के अंदर अगर आपका आयन, इसमें बात करें कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका अयुग्मित है तो उस स्थिति को बताने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा बताया उपसहसंयोजक यौगिकों के अध्ययन में। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि उपसहसंयोजक जब निर्माण होता है तो इसमें कई बार जो है आपकी ये बताया जाता है कि भी जैसे आपके जो डी ऑर्बिटल है या कहते हैं ट्रांजिशन ऑर्बिटल है उनमें आपके डी कक्षक कभी पहले भाग लेता है कभी बाद में भाग लेता है। उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए या उससे बड़े जो यौगिक हैं उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए अपन मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी चुंबकीय सुग्राहिता है उसके द्वारा अपन इसका आपकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगला चौथी स्थिति है कि यौगिक के सूत्रों के निर्धारण में कि इसके द्वारा यौगिक में कौन कौन से अणु जुड़े हुए हैं उसका पता चल जाता है। तो जो यौगिक है उसका निर्माण किस तरह से हो रहा है, उसका सूत्र किस तरह से लिखा जाएगा, उसका भी निर्धारण इसके द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें कि विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं के अध्ययन में कि भी कोई अणु है उसमें विषम इलेक्ट्रॉन है कि भी किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब यहाँ पर दरअसल ये चीज किससे रिलेटेड, आपकी संयोजकता से रिलेटेड है कि उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी अणु में अपन कहें कि इलेक्ट्रॉन है उसमें अपन विषम इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति को बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशंस हैं इन एप्लीकेशंस का आज के अपने वीडियो में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली एप्लीकेशन आपके अणुओं की पुष्टि करना। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि अणुओं की पुष्टि है वो इसमें किस आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका कोई अणु या आयन कहें जो चुंबकीय सुग्राहिता प्रदर्शित करता है। तो उसके लिए क्या बताया कि चुंबकीय सुग्राहिता है ये सामान्यतः आपका क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो चुंबकीय सुग्राहिता है ये आपकी बात करें तो एक तो होता है आपका योगात्मक और संरचनात्मक जो आपका गुण है ये उसका योग होता है। तो क्या होता है, एक तो योगात्मक और संरचनात्मक, ये क्या होता है आपकी चुंबकीय सुग्राहिता का क्या होता है एक मुख्य गुण है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसके द्वारा अपन किसी अणु की अपन बात करें सुग्राहिता है और उसमें अपन बात करें तो अणु का जो सुग्राहिता का मान है वो अपन यहाँ पर एक तो ले सकते हैं इसका प्रायोगिक मान प्लस इसका दूसरा कौन ले सकते हैं सैद्धांतिक मान, और प्रायोगिक और जो आपका सैद्धांतिक मान है उसके आधार पर अपन देखेंगे कि कंपैरेटिवली दोनों के मान में कोई अगर खास अंतर नहीं आता है कि मतलब यहाँ पर जो है एक माइनर सा या नगण्य जो मान है अंतर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोगिक और जो आपका सैद्धांतिक मान होगा इन दोनों मान के आधार पर किसी भी अणु है उसकी अपन कह सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि ये अणु एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसकी जो संरचना है उसको भी क्या कर सकते हैं इन मान के आधार पर अपन बता सकते हैं कि ये जो संरचना इनके द्वारा प्रदर्शित की गई है सही है या नहीं है। अब देखिए इसको एक अपन एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए एक आपका एग्जांपल दे रखा है
आपकी मेथिल एसीटेट से रिलेटेड दे रखा आपका एग्जांपल मेथिल एसीटेट। अब यहां पर देखिए क्या बताया गया है कि मेथिल एसीटेट की जो संरचना है किस तरह से होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है कि भाई ये क्या है आपका मेथिल एसीटेट है। ठीक है, अब इस मेथिल एसीटेट के लिए क्या बताया गया है कि एक तो इस अणु की पुष्टि करनी है और साथ में क्या दिया गया है कि इसकी जो चुंबकीय सुग्राहिता है, इसकी चुंबकीय सुग्राहिता का मान है वो -43.6 ये इसकी चुंबकीय सुग्राहिता का क्या दिया गया है, मान दिया गया है। अब यहाँ पर इसके द्वारा अपने क्या बताएंगे कि इसकी ये जो संरचना है इसकी पुष्टि करनी है कि ये संरचना बन सकती है या नहीं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके आधार पर अपन कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपनी एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे कि मेथिल एसीटेट के अंदर बात करें तो इस अणु के अंदर 3 कार्बन परमाणु व्यवस्थित है, 1 2 और 3 कार्बन परमाणु व्यवस्थित है। इसी तरह से बात करें ये जो अणु है इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु है। कितने हैं, 6 हाइड्रोजन परमाणु इसमें व्यवस्थित है। इसके अलावा बात करें तो इसमें एक है वो कार्बोक्सिलिक है, एक कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन परमाणु। अब कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन परमाणु कौन सा है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन परमाणु है। इसी तरह से बात करें यहां पर एक क्या है आपका ईथर परमाणु है, एक क्या है ईथर ऑक्सीजन परमाणु है। भाई अगर अपन इसको यहां इस तरह से बात करें, एक ऑक्सीजन इसको रख दें तो CH3C, अब देखिए इस तरह से ईथर बन गया ना, ROR हो गया। तो यहाँ पर एक कौन सा है और जो ईथर है उसका ऑक्सीजन परमाणु है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीजें लिखी हैं अपन ने कि भी कार्बन परमाणु है इस तरह से है। अब इनके लिए इनकी चुंबकीय सुग्राहिता की बात करते हैं कि कार्बन है तो कार्बन की चुंबकीय सुग्राहिता है, उससे क्या कर देंगे जितने अणु हैं उनको मल्टीपल कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप इनके चुंबकीय सुग्राहिता का यहाँ पर गणना करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं कि भाई कार्बन है संख्या में कितने हैं 3, तो अब मैं क्या करूंगा इसकी सुग्राहिता से क्या कर दूंगा, इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ठीक है, इसका क्या कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन। तो -6.0 इंटू 10 की घात -6 है, ये क्या है आपके कार्बन के लिए सुग्राहिता है। तो यहाँ पर इसका ओवरऑल वैल्यू क्या है -18.0 10 की घात -6, ये वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इसी तरह से बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन है कितनी है, संख्या 6 है। अब इसके लिए बात करते हैं इसकी चुंबकीय सुग्राहिता का मान 2.9 इंटू 10 की घात -6। अब इसको इससे क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी -17.90। ठीक है, इंटू 10 की घात -6, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से बात करते हैं कि भाई आपका जो कार्बोक्सिलिक है, अब देखिए संख्या में कितना है 1 है और कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन परमाणु है उसका मान देखना है। तो यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक वाले का जो परमाणु का मान होगा वो -3.36 है, वो आपको देखने को मिलता है। कितना है -3.36 10 की घात -। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू है 3.36 10 की घात।
इसी तरह से अपन ईथर वाले ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, तो ईथर वाले ऑक्सीजन का मान थोड़ा अलग ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर -4.41, ठीक है, और 10 की घात -6। तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाता है -4.41 10 की घात -6, ठीक है। ये वैल्यू आपके इसमें लगभग प्राप्त हो जाती है। देखिए ये 6 है, यहाँ पर अपन 6 करें ये वैल्यू। अब यहाँ पर इसके लिए बात करें कि कुल मान, तो अपन कहते हैं कुल परिकलित मान। तो कुल परिकलित मान है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करें तो कितना हो जाता है। तो अपन ने ये मल्टीप्लाई इसमें जोड़ दिए, ये इसमें जोड़ दिए, तो लगभग आपका 43.37 के लगभग आता है, -43.37, ठीक है। इसका मान आपके इसके लगभग प्राप्त होता है। जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए इसके लिए जो मान लिखा था कितना था 43.06। तो ये जो मान है चुंबकीय सुग्राह्यता का, ये तो था इसके लिए चुंबकीय सुग्राह्यता का, और यहाँ पर इसका जो परिकलित मान निकाला है। तो यहाँ पर दोनों के मान क्या है, लगभग समान है या फिर यदि समान मात्रा में ही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो आपका मेथिल एसीटेट है, ठीक है, ये इसकी जो संरचना बनाई गई है ये क्या है आपके बिल्कुल सही है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि किसी अणु की संख्या की क्या कर सकते हैं, इसमें पुष्टि कर सकते हैं और उसके आधार पर उसकी संरचना बता सकते हैं कि भी ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन, जिसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर अणुओं की जो संख्या है उसके प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान के आधार पर इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसकी जो वैल्यू है उसको अपन बता सकते हैं। अगली एप्लीकेशन आपकी दे रखी है कि इसमें जो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन है उसका पता लगाया। दूसरी एप्लीकेशन क्या है आपकी, अणु या जो आयन है उसमें क्या है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखिए एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किस तरह से बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए जो बताया गया है कि भाई कोई अणु है उसकी जो मौलिक चालकता, मौलिक सुग्राही चालकता जिसको अपन ने एक्सन मान कहा था, द्वारा क्या किया जा सकता है, आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई जा सकती है। किसके आधार पर, आपके मोलर चुंबकीय सुग्राह्यता के मान के आधार पर, जिसको अपन ने XM बोला था। यहाँ पर इसका जो मान है उसमें जो प्रायोगिक मान है उसके लिए बात करें तो क्या किया जा सकता है, सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि प्रायोगिक मान में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इसमें इसको ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया गया था। समीकरण है वो किस तरह से था, तो यहाँ पर μs इक्वल टू μm, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, √n+2 1/2 म्यू बी के रूप। क्या लिख दिया, म्यू बी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, √b इसी ये मान है। अब इसी को एक समीकरण और दिखा था कि भाई इसे अपन एक समीकरण इसी प्रकार पर लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार एक समीकरण और दिया था जिसको आपने कहा था XM, क्योंकि ये भी मोलर चालकताओं से रिलेटेड था, n μm² अपॉन क्या लिख देंगे 3kT समीकरण नंबर 2। अब क्या कह सकते हैं दोनों समीकरणों से, देखिए दोनों समीकरणों से भी बोल सकते हैं या फिर अपन जो है समीकरण 1 में जो आपका है ये इसमें XM की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर अपन वैसे भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्शन एन अपॉन, ठीक है। अब इसी की वैल्यू लिखिए, तो इस वैल्यू को अपन आगे लिखेंगे 3kT एन। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 था, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+2, ये वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये नंबर समीकरण 3। अब एक्शन के आधार पर ही क्या कर रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका O2 अणु है, उस O2 अणु की जो आपकी बात करें मोलर संग्राहिकता का मान है, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं अपन, इसके लिए जब मान ज्ञात किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि इस अणु के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्यतः कितनी है आपकी, 2 आती है। O2 अणु के लिए बात की गई तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 का, ठीक है। अब इसमें ये लगभग वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट जाता है, इसी को अपन यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। इसके आधार पर क्या कर देंगे, O2 के लिए अपन ने देखा तो इसके लिए वैल्यू कितनी आती है, 2। ये थी आपके एप्लीकेशन नंबर 2। अब बात करते हैं इसमें इसकी थर्ड एप्लीकेशन, उपसहसंयोजक यौगिकों के अध्ययन में। तीसरा है उपसहसंयोजक यौगिकों के अध्ययन में, कि भी उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन है वो भी आपकी जो मोलर संग्राहिकता है उसके आधार पर की जा सकती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि भी कि किसी यौगिक में अब अगर बात करते हैं तो उसके यौगिक बनने में और उससे फिर आपके जो बनने वाले अणु हैं जिसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बोल सकते हैं, उनकी संरचना ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए लिख दें उपसहसंयोजक यौगिक के अध्ययन। अब देखिए यहाँ पर अध्ययन से रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, किससे रिलेटेड, क्या आपका यौगिक है ये FeCN का होल 6 -3, ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज बात करते हैं, इसी तरह से एक यौगिक आपको और दे रखा है FeF का होल 6 -3। ये दोनों यौगिक हैं। इन यौगिकों के अंदर बताया गया है कि सामान्यतः इनमें आंतरिक डिकक्शन और बाहरी डिकक्शन दोनों ही भाग लेते हैं, लेकिन कौन किसमें किस तरह से लेगा उसका एक्सप्लेनेशन आपके जो आपका चुंबकीय सुग्राहिकता उसके आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन चुंबकीय सुग्राहिकता के आधार पर किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब इसका अध्ययन किया गया होगा तो इसमें यह पाया गया कि चुंबकीय सुग्राहिकता है वो इसके लिए देखी गई। तो यहाँ पर इसके लिए जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो यहाँ पर कितनी है, 1। कितनी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जबकि इस अणु के लिए देखा गया तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। अब यहाँ पर इसको इस तरह से समझना है कि सामान्यतः इन अणुओं में आपका जुड़ा हुआ लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड है, उसकी वजह से आपको ये चीज देखने को मिलेगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। जहां तक आयरन की बात करें तो इसमें की कौन सी व्यवस्था पाई जाती है आपकी 3d5, ठीक है, जिसमें इसमें तो युग्मन हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को, जो 3d5 के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कह रहे हैं अयुग्मित अवस्था में पड़े रहेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित होगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन युग्मन कर लेंगे, 2 युग्मन 8 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। तो यहाँ पर आपकी ये व्यवस्था देखिए। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इसके अंदर अपन बात करें इसका जो सेंट्रल मेटल है आयरन, ये भी Fe+3 में है। इसमें बात करें तो ये भी Fe+3 में है। तो यहाँ पर इसके लिए बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
3D5, ये भी आपका 3D5 है, दोनों में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या देखें कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D है वो आंतरिक D कक्षक भाग लेगा, और इन इलेक्ट्रॉन में ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं युग्मन हो जाता है। यहां पर बात करें इसके बाह्य D कक्षक भाग लेते हैं, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो D कक्षक है इसका पहला, उसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पूरे भरेंगे, बाकी जो रिक्त D कक्षक है वो क्या करता है, यहाँ पर भाग लेता है। अब देखिए इसमें बात करें तो यहाँ पर भी अगर बात करें संकरण की, तो यहाँ पर आंतरिक D कक्षक भाग ले रहे तो हो गया आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 संकरण, और यहाँ पर बाह्य ले रहे हैं तो हो गया sp3D2। अब इसको अपन संरचना से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि FeCl का होल 6 माइनस 3 इसमें, तो यहाँ पर जो अपन D कक्षक है उसकी बात करें 3D, ये आपका 4s और ये आपका 4p। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो D कक्षक है उसमें क्या स्थिति है, 3D5 है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये स्थिति हो जाती है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो लिखा। अब इसके साथ ये क्या करेंगे, साइनाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करेगा, साझा करेगा, इसलिए टाइप हो गया D2sp3 संकरण। इसी तरह से बात करें अपन किसके लिए, इसके लिए, तो यहां पर देखेंगे कि भाई इस स्थिति में बात करें तो यहां पर देखिए मैं इसको उधर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर ये तो क्या है, इसके आंतरिक D कक्षक 3D क्या है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें भर गया। अब इसके बाद इसके 4s हो गए, तो यहां पर इसके साथ मैंने बताया कि कौन सा D कक्षक भाग लेगा, बाह्य D कक्षक, ये बाह्य D कक्षक है वो इसमें भाग लेता है, हो जाता है टाइप आपके sp3D2। बाकी संरचना में कोई अंतर नहीं आता, संरचना इसके द्वारा जो स्थल के ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इसके द्वारा क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 3D कक्षक है उसमें आपकी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आंतरिक D कक्षक भाग ले रहे हैं, यहाँ पर बाह्य D कक्षक है वो भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि उप सहसंयोजकों के अध्ययन में चुंबकीय सुग्राह्यता है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपके 3 एप्लीकेशन आपके चुंबकीय सुग्राह्यता से रिलेटेड। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।